सो गाइस, वेलकम बैक टू प्लांट कक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। वैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 तरीके के सर्किट के बारे में। पहला स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा सर्कुलर कॉइल, थर्ड था सोलेनॉइड। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो सर्किट्स हैं इनमें से जब करंट हम लोग पास करते हैं उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो हम लोग करंट इंक्रीज कर सकते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर सर्कुलर कॉइल हो तो हम लोग करंट इंक्रीज कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ टर्न्स सर्कुलर कॉइल का वो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर सोलेनॉइड हो तो 3 तरीका है। पहला वाला है करंट इंक्रीज करके, दूसरा है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, तीसरा था एज ए कोर मटेरियल हमको सॉफ्ट आयरन यूज़ करना है। मतलब ये हो गया हम लोग का सोलेनॉइड। अभी अगर इसमें हम लोगों ने एज ए कोर मटेरियल सॉफ्ट आयरन यूज़ किया, क्या यूज़ किया? सॉफ्ट आयरन, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑब्वियसली पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मीन्स जब सॉफ्ट आयरन नहीं था, सिर्फ वायर्स था एंड टर्न्स था, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था सॉफ्ट आयरन यूज़ करने के बाद वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देगा। उसके बाद ये जो सॉफ्ट आयरन है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक मैग्नेट। लेकिन किस तरीके का मैग्नेट? एक टेम्पोररी मैग्नेट। मतलब जब तक इसके बीच से करंट पास होगा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, करंट पास होना बंद हो जाएगा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना बंद कर देगा। अभी आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सॉफ्ट आयरन यूज़ ना करके अगर हम लोगों ने हार्ड आयरन यूज़ किया तो क्या होगा? तब भी मैग्नेट तो बनेगा ही, लेकिन वो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा। मतलब करंट यूज़ हम लोग पास कर रहे हैं, पास करने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर हम लोग करंट पास करना बंद भी कर दे तब भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता ही रहेगा। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं तो हम लोग को किस तरीके का मैग्नेट चाहिए? एक्चुअली उस तरीके का कि वो टेम्पोररी हो। क्यों? परमानेंट मैग्नेट तो हम लोग के पास ऑलरेडी है। नेचुरल मैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट होता है, तो परमानेंट मैग्नेट हम लोग को नहीं चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? परमानेंट मैग्नेट अपने हिसाब से ही काम करेगा, वो हम लोगों का बात कभी नहीं सुनेगा। मतलब से कोई काम है जहाँ पे हम लोग का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट का वो बढ़ाना है, अगर वो नेचुरल मैग्नेट हुआ या फिर परमानेंट मैग्नेट हुआ उसका स्ट्रेंथ हम लोग कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। घटाना है हम लोग कभी नहीं घटा पाएंगे। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ, मीन्स टेम्पोररी मैग्नेट हुआ, तो उसको हम लोग अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से हम उसको बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं, कमाना हो कमा सकते हैं। अभी हम लोग को मैग्नेट चाहिए नहीं, हम लोग करंट पास करना बंद कर देंगे, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। लेकिन अगर सॉफ्ट आयरन यूज़ ना करके हम लोगों ने वहाँ पे हार्ड आयरन यूज़ कर लिया तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। मीन्स वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करंट पास करना बंद करने के बाद भी नहीं खोएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग को एक ही बात याद रखना चाहिए कि हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर आप लोग पूछो कि हार्ड आयरन यूज़ नहीं कर सकता, हार्ड आयरन मीन्स इम्प्योर, सॉफ्ट आयरन मीन्स प्योर, हार्ड आयरन यूज़ नहीं कर सकता है या फिर एलॉय यूज़ नहीं हो सकता है, लेकिन उससे वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो अगर आप लोग को परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तभी आप लोग हार्ड आयरन यूज़ करना। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करें तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेम्पोररी मैग्नेट के बारे में। मीन्स वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सॉफ्ट आयरन। सो एक कन्फ्यूजन तो आता है कि हार्ड आयरन क्यों यूज़ ना करें, सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज़ करें। तो उसका सिंपल सा रीज़न है, सॉफ्ट आयरन टेम्पोररी मैग्नेट देगा, मतलब हम लोग का ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। हार्ड आयरन होने से क्या हो जाएगा? वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो अगर एग्ज़ाम में सवाल पूछें कि हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? आप लोग को बोलना है कि एलॉय यूज़ करना है। कौन सा एलॉय सबसे अच्छा परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस करके देगा? तो उसका जवाब होगा एल निको एंड निपरमैग। एल निको एंड निपरमैग मैं आगे दिखाऊंगा एल निको एंड निपरमैग से क्या क्या चीज़ बनाया गया है या फिर बनाया जाता है। उससे पहले अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि व्हाई स्टील इज़ नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसका जवाब क्या आएगा? व्हाई स्टील इज़ नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप लोग को पता है स्टील क्या है? एलॉय है, मतलब हार्ड आयरन है, मतलब प्योर आयरन नहीं है, सॉफ्ट आयरन नहीं है। तो उसका आंसर आएगा
still is not used to prepare an electromagnet because it will not lose all its magnetism even after stopping the current flow and it will start behaving like a permanent magnet. मैंने आप लोगों को बोला ही था परमानेंट मैग्नेट हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को इस तरीके का चाहिए टेम्पररी. ये वाला सिचुएशन से स्क्रैप्स एक जगह से हम लोग को दूसरे जगह लेके जाना है, उसके लिए हम लोग एक मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें हम लोग कौन सा मैग्नेट यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली टेम्पररी. मतलब मैग्नेट यूज़ किया, देखा है कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है, बहुत सारा सामान है, बहुत सारा चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हम लोग उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, करंट इंक्रीज करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे. फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के बाद करंट पास करना बंद कर देंगे, वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा और सारा जो इसके साथ अटैच हुआ था वो गिर जाएगा. लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट या फिर नेचुरल मैग्नेट यूज़ करते तो क्या होगा? ये तो अटैच हो जाता, लेकिन दूसरी जगह पे इसको डिस्प्लेस करने के बाद उसको छुड़ाना नामुमकिन सा हो जाएगा. इसीलिए ये सब सिचुएशंस में हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज़ करते हैं. मैंने बोला था आप लोगों को सबसे अच्छा वाला परमानेंट मैग्नेट कौन देगा? वो देगा एलनिको एंड निपरमैग. एलनिको एंड निपरमैग, ये सारा प्रोडक्ट्स है एलनिको एंड निपरमैग्स का. Alloys like Alnico or Nipermag are used in industry because they produce permanent magnets. ये सब कुछ चीज़ें आप लोग पॉज करके देख लीजिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है यहाँ पे Alnico एंड Nipermag यूज़ करने के बाद. माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, सारा परमानेंट मैग्नेट ही है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके बनाया गया है. पॉज करना ना, वीडियो पॉज करके देख लेना क्या ज़रूरत है क्या नहीं है. ओके, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में. अभी दूसरा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर. इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक अगर हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर लेके रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड पे, मतलब पहले से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जाके रख दिया. अब लोगों को पता ही होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर है मतलब वो भी एक टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. तो अभी दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, पहले से एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड था, हम लोगों ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी लेके रख दिया, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया. तो अभी वहाँ पे क्या होगा? दो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा. अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हो डजेंट मैटर, हमें मतलब किससे है? फोर्स से. अट्रैक्शन होने से भी फोर्स, रिपल्शन होने से भी क्या? फोर्स. एक सिचुएशन देखते हैं. एक मैग्नेट ले लिया हम लोगों ने, तो ये मैग्नेट क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके चारों ओर. फिर हम लोग क्या करेंगे? एक कंडक्टर के बीच से करंट पास करेंगे. तो इस कंडक्टर के बीच से जब हम लोग करंट पास करेंगे तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड देगा, टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड. क्या होगा उससे? दो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो या फिर अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा. तो अट्रैक्शन होने से भी देयर इज फोर्स, रिपल्शन होने से भी कि देयर इज फोर्स. अभी हम लोग को दिखाई दिया कि अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये जो कंडक्टर है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है. सोच लेते कि अट्रैक्शन हो रहा है. अभी अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि इस अट्रैक्शन को मतलब रिपल्शन कैसे किया जाए, मतलब ये जो लेफ्ट साइड में आ रहा है उसको राइट साइड में कैसे किया जाए, मतलब अगर ये खींच रहा है तो उसको पुश कैसे किया जाए, क्या करने से वो पुश करेगा मैग्नेटिक फील्ड. सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा उसका आंसर है. क्या करना है हम लोगों को? ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके बीच से हम लोग जो करंट पास कर रहे हैं उसका टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा. ये जो पॉजिटिव में लगा हुआ था टर्मिनल उसको लगाना पड़ेगा नेगेटिव में, और जो नेगेटिव में लगा हुआ था उसको लगाना पड़ेगा पॉजिटिव में. चेंज करने से हो गया, टर्मिनल चेंज हो जाएगा. फिर इसका क्या हो जाएगा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा था उसका भी पोल्स चेंज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में आ जाएगा. मीन्स मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, ये वाला मैग्नेट नहीं, ये जो हम लोगों ने पहले से रखा है हॉर्सशू मैग्नेट उसका नहीं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था ये वायर, उसका भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगा. एज अ रिजल्ट अगर पहले वो अट्रैक्शन हो रहा था, चेंज करने के बाद वो क्या हो जाएगा? रिपल्शन. मतलब सिंपल. अभी इस सिंपल से चीज़ में हम लोगों ने तीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया. तीन टॉपिक क्या क्या है? पहला
यहाँ पे एक पहले से मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब पहले से एक मैग्नेट था, उस मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन है पर्टिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, करंट का भी अपना डायरेक्शन है, क्या है वो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड आफ्टर दैट देर इज आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन होने से भी वहाँ पे फोर्स है, रिपल्शन होने से भी वहाँ पे क्या है, फोर्स है, उसका भी एक पर्टिकुलर क्या है, डायरेक्शन है। मतलब 3 फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड देन फोर्स, और सबका अपना अपना डायरेक्शन है। इन तीनों डायरेक्शंस में अगर हम लोग को 2 डायरेक्शन दिया हुआ हो, हम लोग आसानी से उसका तीसरे का डायरेक्शन क्या होगा हम लोग बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन उससे पहले, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस करने से पहले, अगर मैं पूछूं आपको कि एक से करंट कैरिंग कंडक्टर है एक मैग्नेटिक फील्ड में, किस सिचुएशन में वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा, मीन्स अंडर व्हाट कंडीशन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था, पोल्स मतलब टर्मिनल चेंज करने के बाद रिपल्शन भी हो रहा था, मतलब फोर्स ना कुछ तो है ही, आइदर अट्रैक्टिव फोर्स और या फिर रिपल्सिव फोर्स, कुछ ना कुछ तो होना ही है। मेरा सवाल है किस सिचुएशन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट कैरिंग कंडक्टर भी है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, सिचुएशन क्या है? उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा बात समझना पड़ेगा। अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड एग्जाम में ड्राइंग करने दिया तो हम लोग कैसे ड्राइंग करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से स्ट्रेट लाइन्स ऐसे ड्राइंग करना है, वो जो देगा वो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे स्ट्रेट लाइन कुछ ड्राइंग कर दिया वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देगा। और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। तो यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, से उससे आई अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट से उसका एक पार्टिकुलर लेंथ भी है, से उसका लेंथ है एल। और ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, इसको करंट पास करने के लिए बैटरी के साथ फिटिंग कर देते हैं। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल में है। मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसी का मन किया तो उसको ऐसे रख सकते हैं, किसी का मन किया तो ऐसे रख सकते हैं, किसी का मन किया तो ऐसे रख सकते हैं, अलग अलग एंगल्स में रखा जा सकता है। हम लोगों ने उसको इसीलिए किस एंगल में रखा, उसको थीटा। थीटा कैन बी एनीथिंग, एनी डिग्री। ओके, अभी जो हम लोगों ने सिचुएशन देखा कि फोर्स तो अप्लाई करता है। अगर किसी ने पूछा कि कितना फोर्स अप्लाई होता है तो उसका जवाब रहेगा फोर्स कितना होगा, बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, इसका फॉर्मूला हो गया। ये जो चैप्टर है हम लोगों का, इसमें से मैथमेटिकल पार्ट मिसिंग है। मैथमेटिकल पार्ट हम लोग को फिर से मिलेगा क्लास 12 में, लेकिन मैंने हम लोग को पहले बोला था कि मेरा कोशिश रहेगा कि एक लिंक बनाओ इस क्लास का अगले क्लास के साथ। तो उस हिसाब से हम लोग को जानना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई होता है, कितना फोर्स अप्लाई होता है, बी आई एल साइन थीटा। ये फॉर्मूला कैसे मिला, क्या मिला, वो हम लोग क्लास 12 में सीख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को इतना तो जानना ही पड़ेगा कि फोर्स कितना होता है, उसका क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिंपल सा है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। और सारा जो सिंबल्स है उसके बारे में हम लोग को पता है। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन्स करंट, एल मीन्स लेंथ, साइन थीटा मीन्स ये जो एंगल क्या एंगल यहाँ पे है उसका साइन का वैल्यू लिया जाता है, साइन का वैल्यू, साइन थीटा। साइन कैसे आ गया वो हम लोग क्लास 12 में सीख लेंगे। अभी जो मेरा सवाल है कि अंडर व्हाट कंडीशन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मतलब एफ हम लोग को जीरो करना है, और एफ जीरो करना है तो ये राइट हैंड साइड का भी कोई एटलीस्ट वन क्वांटिटी जीरो होना पड़ेगा, बिकॉज इसका अगर कोई एक क्वांटिटी जीरो हुआ तो अल्टीमेटली एफ हम लोग को जीरो मिलेगा। लेकिन ये जो बी है ये जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है। आई नहीं जीरो हो सकता है, क्यों?
बिकॉज मैंने बोला ही कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरी हो रहा है, करंट जा रहा है उसके बीच से, तो हम लोग कैसे बोलते कि करंट नहीं हो वहाँ पे, तो करंट जीरो नहीं हो सकता। लेंथ नहीं जीरो हो सकता है, क्यों? बिकॉज एक पार्टिकुलर कंडक्टर है, कुछ ना कुछ तो है जिसका कुछ ना कुछ तो लेंथ है, तो लेंथ नहीं जीरो हो सकता। तो जीरो होने का एक ही चांस है, ये साइन थीटा। अगर साइन थीटा जीरो हो गया तो एफ जीरो हो जाएगा, सारा राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। अभी साइन थीटा जीरो कब होगा, किस कंडीशन में साइन थीटा इक्वल जीरो निकलेगा? अगर एंगल हो 0 डिग्री, अगर एंगल हो क्या 0 डिग्री, मतलब थीटा क्या होना पड़ेगा 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम लोग को कैसा रखना पड़ेगा, पैरेलली रखना पड़ेगा। अगर हम लोग ने इसको पैरेलल रखा तो एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री मतलब साइन थीटा का वैल्यू साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, सारा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, मतलब फोर्स 0 होगा। तो अंडर व्हाट कंडीशन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स? आंसर है उसका इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सेम सवाल उल्टा पूछे तो कि किस सिचुएशन में फोर्स मैक्सिमम होगा, तो सिंपल सा आंसर इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल रखने से नो फोर्स, परपेंडिकुलर रखने से मैक्सिमम फोर्स। सिंपल। अभी हम लोग जाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी मैंने बोला था कि 3 डायरेक्शन है, करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड जो फोर्स अप्लाई हो रहा था उसका डायरेक्शन। इनमें से अगर 2 हम लोग को पता हो, थर्ड पता चल जाएगा। उसके बारे में कैसे पता चलेगा, उसके बारे में हम लोगों को किसने सिखाया है? हम लोगों को सिखाया है फ्लेमिंग ने। उन्होंने जो रूल दिया है उसको बोला जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखते हैं क्या होता है उसमें। लेफ्ट हैंड यूज़ करते हो, लेफ्ट हैंड नाम ही है उसका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में रहेगा तीनों, इसको ऐसे उल्टा सीधा नहीं हिला सकते। ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने के बाद ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये जो थंब है ये हम लोग के लिए है फादर, से ये क्या है फादर। फादर मीन्स फोर्स। ये जो है इंडेक्स, ये है मदर। मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये है मिडिल फिंगर चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स करंट। सिंपल सा तरीका है याद रखने का, फादर, मदर, चाइल्ड, फादर, मदर, चाइल्ड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फादर मीन्स फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मीन्स करंट। अगर इसे याद रहे तो ठीक है, अगर याद ना रहे तो ये तो याद रहेगा ही, FBI इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पता ही आप लोगों को। FBI, F मीन्स फोर्स, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, I मीन्स क्या करंट। F मीन्स फोर्स, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, I मीन्स क्या करंट। तो इन्होंने क्या बोला कि इन तीनों फिंगर का 2 फिंगर ऑफ जो डायरेक्शन है, गिवन डायरेक्शन है, उसमें आप लोग मिला लीजिए। थर्ड वाला जो डायरेक्शन में रहेगा उसका डायरेक्शन वही होगा। 2 हम लोग को मिलाना है, थर्ड वाला वो अब दोनों मिलाने के बाद जिस भी डायरेक्शन में थर्ड वाला रहेगा जो पूछेगा उसका डायरेक्शन भी वही होगा। फॉर एग्जांपल से करंट मेरे राइट की तरफ है, करंट मेरे राइट की तरफ मीन्स फादर, मदर, चाइल्ड, ये मेरे राइट की तरफ है, और फोर्स से आगे की तरफ है, इस तरफ फोर्स इस तरफ। करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, करंट राइट में है,
फोर्स इस तरफ, सवाल पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। सिंपल। से करंट है मेरे तरफ, इस तरफ करंट है, फोर्स है मेरे लेफ्ट की तरफ, फोर्स मेरे लेफ्ट की तरफ, करंट अभी भी मेरे साइड में ही है, फोर्स मेरे लेफ्ट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा किस तरफ होगा, वो अपवर्ड। तो ऐसे ही किसी भी दो डायरेक्शन हम लोग को दे देगा, थर्ड वाला निकालना हम लोग के लिए एकदम आसान है। लेकिन दो बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो बात क्या है, पहला, करंट का जो डायरेक्शन है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो करंट का डायरेक्शन से डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, वो लोग बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है राइट की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ मूव करें, इलेक्ट्रॉन्स से दिया हुआ है राइट मीन्स टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो आपको करंट किस तरफ लेना है, करंट लेना है लेफ्ट में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट में होगा। अगर बोले इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है, हम लोग को करंट किस तरफ लेना है, लेफ्ट की तरफ, उल्टा। इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ, करंट फिर लेफ्ट की तरफ, उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन से ईस्ट, करंट क्या हो जाएगा, वेस्ट। जो भी देगा उसको उल्टा में लेना है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स ना देके बोले कि पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में, तो करंट भी राइट साइड में जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो करंट भी किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ ही जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएगा, करंट आप लोगों को उसका ऑपोजिट में पकड़ना है। पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाएगा, करंट आप लोगों को उसी डायरेक्शन में पकड़ना है। सिंपल। तो फिर से एग्जांपल लेते हैं। से इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम माय बैक वॉल टू माय फ्रंट वॉल, मेरे पीछे वाला वॉल से आगे की तरफ जो वॉल है, मतलब इस तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो करंट किस तरफ होगा, ऑपोजिट इस तरफ। फादर मदर चाइल्ड, करंट इस तरफ। ठीक है। बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट अभी भी इसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। तो थंब किस तरफ दिखा रहा है, राइट हैंड साइड, मीन्स फोर्स किस तरफ आएगा, राइट हैंड साइड में। सिंपल। से बोल रहा है हम लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है वेस्ट की तरफ, पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है वेस्ट की तरफ, पॉजिटिव चार्ज वेस्ट की तरफ। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। एक बात याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते वक्त कॉपी में हम लोग को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्राइंग करना है। कॉपी में मतलब ऐसे बोर्ड में इमेजिन करके मत करना। सपोज बोर्ड है, उसमें आप लोगों ने इमेजिन कर लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नो, इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट द करेक्ट आंसर। तो क्या करना है, कॉपी में आप लोगों को ड्राइंग करना है, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ। ठीक है, याद रहेगा, कॉपी में करके उसके साथ हाथ मिलाना है, ना कि बोर्ड में इमेजिन करके। ओके, तो सोचते हैं कि ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। वेस्ट की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, करंट, करंट किस तरफ है, उस तरफ। करंट किस तरफ है, उस तरफ, वेस्ट की तरफ। से फोर्स है नॉर्थ की तरफ, फोर्स नॉर्थ की तरफ मिला हुआ है, फोर्स नॉर्थ की तरफ। पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अपवर्ड। सिंपल। प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं। बुक में 3 क्वेश्चन है आई गेस, एक एग्जाम्पल में है, एक जो बॉक्स बनाया हुआ है उसमें है, एक एक्सरसाइज में है। 3 क्वेश्चन है, तो सोल्व करना है। फिर से अगर कुछ भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में करना है, सवाल पूछना है, उसका जवाब मैं दे दूंगा। तो सिंपल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया हम लोगों का। हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट के कंडक्टर भी देख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है उसका भी पता लगा लिया। हाँ, ये सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में कि परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट, उसमें डिफरेंस क्या है, परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट। तो सिंपल सा आंसर होगा, परमानेंट मैग्नेट्स का जो पोल्स है वो फिक्स्ड है, टेम्पोररी मैग्नेट्स का जो पोल्स है उसको चेंज किया जा सकता है। मीन्स परमानेंट मैग्नेट ना, परमानेंट हो गया, उसका जो नॉर्थ है नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ है साउथ ही रहेगा। लेकिन जो टेम्पोररी है उसको, उसका जो पोल्स है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे,
टर्मिनल चेंज करके, जो करंट पास हो रहा है उसका डायरेक्शन चेंज करके, जो पॉजिटिव में वायर था उसको नेगेटिव में लगाना है, जो नेगेटिव में वायर था उसको पॉजिटिव में लगाना है, सिंपल। मतलब टेम्पररी मैग्नेट्स का पोल्स चेंज किया जा सकता है, परमानेंट मैग्नेट का नहीं किया जा सकता है। परमानेंट जो मैग्नेट है उसका जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स्ड है, मतलब जो भी बन गया, ज़्यादा वाला बन गया मीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया तो बन गया, वीक वाला बन गया तो बन गया। लेकिन जो टेम्पररी मैग्नेट है उसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप लोग को पता है क्या क्या तरीका है, टाइम इंक्रीज़ करके, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ करके, सॉफ्ट आयरन यूज़ करके। हाँ एक बात है, अगर पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, तो आप लोगों को बोलना है बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लो, नंबर 1। नंबर 2 बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। थर्ड वाला कभी मत बोलना कि बाय यूजिंग द सॉफ्ट आयरन, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन ही यूज़ होता है। हाँ, सॉफ्ट आयरन हम लोग कब बोलेंगे, जब हम लोग को सवाल पूछा जाएगा रिगार्डिंग सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था उसका स्ट्रेंथ हम लोग कैसे इंक्रीज करें, या फिर उसका स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसका आंसर रहेगा बाय इंक्रीजिंग द करंट, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन एज ए कोर मटेरियल। यही सवाल अगर पूछा जाए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट तो पहला दो तो सेम रहेगा, थर्ड वाला सॉफ्ट आयरन हम लोग ना बोल के हम लोग को बोलना पड़ेगा बाय रिड्यूसिंग द एयर गैप। बाय रिड्यूसिंग द एयर गैप मतलब हम लोग ऐसे टर्न ले सकते हैं ना, या फिर हम लोग कैसे टर्न ले सकते हैं, तो ये वाला डायग्राम में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें गैप बहुत ज़्यादा है, इसमें गैप्स क्या है, कम है। तो ये वाला हम लोग को आंसर देना है थर्ड में कि बाय रिड्यूसिंग द एयर गैप्स वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट का डिफरेंस पता चल गया हम लोगों को। हम लोग को पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो स्ट्रेंथ है वो कैसे मीन्स किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने सीख लिया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम लोगों ने सीख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स परमानेंट कैसे बनता है, मतलब क्या यूज़ करने से परमानेंट बनता है, क्या यूज़ करने से एल निक्वेन नहीं परमानेंट। ओके, अभी इसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे एक डिवाइस की तरफ, जो डिवाइस बना है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर बेस करके। मतलब एक अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ उसमें अगर हम लोगों ने एक जगह लेके एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। सेम कंसेप्ट यूज़ करके एक डिवाइस बनाया गया है जो है इलेक्ट्रिक मोटर। सुबह सुबह उठने के बाद हम लोग जाके स्विच देते हैं, फिर क्या होता है, मोटर चालू होता है। मोटर चालू होने के बाद क्या करता है, वो नीचे से पानी ऊपर में लेके जाता है और फिर हम लोग को घर पे क्या मिलता है, रनिंग वाटर। स्विच देना है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, मोटर चालू होगा, नीचे से पानी उठाएगा, ऊपर जो भी हम लोग का टैंक वगैरह है, स्टोरेज कैपेसिटी जितना भी है उतना वो जाके पानी भर के आएगा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर वो ना होता तो क्या होता, हम लोग को बकेट लेके जाना पड़ता, नीचे से पानी उठाना पड़ता, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाके छत पे या जहाँ पे भी वो टैंक है उसमें पानी भरना पड़ता। मतलब सारा मैकेनिकल वर्क हम लोग को खुद करना पड़ता। अभी इलेक्ट्रिक मोटर है तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, उसको कन्वर्ट करके इसमें मैकेनिकल एनर्जी में। तो मोटर का प्रिंसिपल क्या है अगर पूछे, आप लोगों को बोलना है मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल क्या है, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने बोला था, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, कैसे काम करता है, वो फिर वो किस तरह का डिवाइस है, उस तरह का डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक मोटर जो हम लोग को घर पे दिखाई देता है। लेकिन ये उसका एक्चुअल सेटअप नहीं है। एक्चुअल जो सेटअप है वो किस तरीके का है, ये जो है हम लोग जिस मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं वो डीसी मोटर है, मीन्स डायरेक्ट करंट यूज़ करता है। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे एसी और डीसी क्या है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को पता होना है कि इलेक्ट्रिक मोटर बनाने के लिए हम लोग को 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए,
तो आप लोग देखेंगे कि अभी तो दो ही मैग्नेट है और उसका एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, नहीं मतलब एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल हम लोगों ने ऐसा रख दिया, जैसे ये मैग्नेट है उसका नॉर्थ हम लोग ऐसे रख दिया इस तरफ, उस तरफ दूसरा मैग्नेट ले लिया उसका साउथ रख दिया। तो हम लोग को कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या है साउथ पोल है। मोनोपोल मिलना पॉसिबल नहीं है, तो ये सिर्फ नॉर्थ तो हो ही नहीं सकता, इसका जो साउथ है वो वाला नहीं है, इसका जो साउथ है इस तरफ है, इस तरफ, और उसका जो नॉर्थ है उस तरफ है। तो हम लोगों ने ऐसा रखा है, एक मैग्नेट का नॉर्थ इस तरफ है, एक मैग्नेट का साउथ उस तरफ है, तो दो अलग अलग मैग्नेट है। उसके बीच में हम लोगों ने क्या रख दिया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल। या तो एक तो हम लोग कुछ भी शेप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या यूज़ किया, रेक्टेंगुलर यूज़ किया, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हम लोग को देगा। मतलब ये मोटर क्या होगा, जब हम लोग इसमें करंट पास करते हैं, करने के बाद ये जो कॉइल है रोटेट करेगा, कितना फोर्स से रोटेट करेगा डिपेंड करता है हम लोगों ने किस तरीके का शेप लिया है। अगर हम लोग रेक्टेंगुलर शेप लेंगे, इस तरीके का शेप लेंगे, सर्कुलर वगैरह भी ले सकते हैं, लेने से उसका जो फोर्स अप्लाई होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। इसलिए हम लोग जो मैक्सिमम फोर्स देता है वो यूज़ करते हैं शेप, वो शेप क्या है, रेक्टेंगुलर। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या कनेक्ट है, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग बीच से वो काटा हुआ है, इसलिए स्प्लिट, दो अलग अलग है ना, इसलिए इसको बोला जाता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के साथ क्या अटैच है, कार्बन ब्रश। ये जो B1 B2 दिख रहा है ये है कार्बन ब्रश। मतलब करंट डायरेक्ट आके स्प्लिट रिंग के साथ नहीं लगता है, मतलब करंट आने के बाद डायरेक्ट स्प्लिट रिंग के साथ नहीं लगता है। हम लोग उसको किसके थ्रू पास करते हैं, कार्बन ब्रश के थ्रू। ये हो गया वायर, बैटरी, करंट आया, कार्बन ब्रश के साथ अटैच हुआ, कार्बन ब्रश सप्लाई करेगा किस पे, स्प्लिट रिंग पे, सेम उस तरफ। और ये जो कार्बन ब्रश है ना, ये स्प्लिट रिंग के साथ अटैच नहीं है, मतलब स्प्लिट ऐसे है, टच किया हुआ है, स्प्लिट रिंग ऐसे घूमेगा वो स्लिप करेगा ऐसे। मतलब अगर ऐसा फिक्स्ड होता ना, ये जो स्प्लिट रिंग जब रोटेट करेगा ये वायर वगैरह सारा मिक्सअप हो जाएगा, इट विल बी कंप्लीट मैस, सारा ऐसे जगल वगैरह के सारा बर्बाद। तो इसीलिए ये जब से रोटेट करेगा सिर्फ इस पर ऐसे टच होगा। ओके, अभी से R1 जो है, जो स्प्लिट रिंग का जो R1 है, अभी वो किसके साथ टच है, B1 के साथ। जैसे रोटेट करके जब घूम के ऐसा आएगा तो इसके साथ R2 टच हो जाएगा B1 के साथ, R1 टच हो जाएगा क्या, B2 के साथ। समझ में आ गया बात, ये अटैच नहीं है, जस्ट यहाँ पर लगा हुआ है, रोटेट करने के बाद स्प्लिट रिंग घूम जाएगा, लेकिन B1 B2 अपनी जगह पे ही रहेगा। ओके, ये हो गया हम लोग का सेटअप। एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम लोगों ने रख लिया एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में, करंट पास कर रहे हैं हम लोग, स्प्लिट रिंग लगा हुआ है, और करंट हम लोग डायरेक्ट स्प्लिट रिंग में नहीं दे रहे हैं, करंट हम लोग स्प्लिट रिंग को दे रहे हैं थ्रू द कार्बन ब्रशेस। ओके, अभी करंट पास करने के बाद क्या होगा, करंट किस तरफ से आ रहा है, करंट आ रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर जाके यहाँ पे घुस जाएगा। ओके, अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था, फादर मदर चाइल्ड, करंट किस तरफ जाएगा, ए बी एंड में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। किस एंड में अप्लाई कर रहे हैं, ए बी एंड में। करंट किस तरफ गया, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट ऊपर की तरफ। फोर्स किस तरफ आ रहा है, इन टू द बोर्ड, फोर्स इन टू द बोर्ड, ऐसे इन टू द बोर्ड, पैनल की तरफ। इस एंड में अगर अप्लाई करें सी डी में, करंट आ रहा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्थ टू साउथ ही है, फोर्स किस तरफ आ रहा है, आउटवर्ड। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका ए बी है, ये सी डी है, दिखाई दे रहा है, ये बी है, सी डी, ये ए बी एंड में ऐसे घूम रहा है, ऐसे ए बी ऐसे आ रहा है, सी डी ऐसे आ रहा है, ऐसे। अभी बी सी और ए डी में क्या हो रहा है, बी सी कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है ना, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, बी सी उसके साथ पैरेलल में है, तो बी सी के में कुछ फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, सेम ए डी में भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब इस रेक्टेंगुलर कॉइल में हम लोग को प्योरली फोर्स मिल रहा है सिर्फ
ए बी में और सी डी में। एज ए रिजल्ट ये परफेक्टली रोटेट कर रहा है। अगर इस यहाँ पे भी फोर्स होता, यहाँ पे भी फोर्स होता तो देयर विल बी एन वाइब्रेशन, वहाँ पे वाइब्रेशन होता। लेकिन अभी ए बी आर्म और सी डी आर्म में सिर्फ फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए परफेक्ट वाला वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। टॉर्क मीन्स दोनों आर्म में अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एज ए रिजल्ट वो रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जब ये रोटेट हो जाएगा, से अभी ए बी इस तरफ है, सी डी उस तरफ है, रोटेट होके ऐसा हो गया, ए बी चला गया इस तरफ, सी डी आ गया इस तरफ। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से, यही वाला पार्ट जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, तो सिंपल से हम लोग को समझना है कि ए बी में करंट अभी इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब वो हाफ रोटेशन कर लेगा, मीन्स ए बी पहुँच जाएगा इस तरफ, सी डी आ जाएगा इस तरफ, तब क्या हो जाएगा, से ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए। अभी ए बी में करंट किस तरफ है, अपवर्ड। अभी सी डी में करंट किस तरफ है, डाउनवर्ड। हाफ रोटेशन के बाद सी डी में करंट हो जाएगा अपवर्ड। अभी जो सी डी में डाउनवर्ड है, हाफ रोटेशन के बाद सी डी में हो जाएगा अपवर्ड। अभी जो ए बी में अपवर्ड है, हाफ रोटेशन के बाद वो हो जाएगा डाउनवर्ड। बात समझ में आया? ये किस लिए हो रहा है, इस स्प्लिटिंग की वजह से। बिकॉज स्प्लिटिंग करंट को डायरेक्ट ऐसे जाने से अलाउ नहीं कर रहा है, ऐसे आके डायरेक्ट इस तरफ से करंट चला जाए वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, करंट को ऐसे जाके घूम के ही आना है। तो हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का जो डायरेक्शन है उस आर्म्स में वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब अभी अगर ए बी का करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, हाफ रोटेशन के बाद ए बी का करंट का डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड। अभी अगर सी डी का करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, हाफ रोटेशन के बाद वो हो जाएगा अपवर्ड। सिंपल। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि स्प्लिट रिंग, या फिर उसका और एक भी नाम है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर, CU स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है, स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है, आप लोगों को लिखना है, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। It reverses the direction of current after each half rotation of the coil। तो रिवर्स कैसे करता है, ये वाला चीज़ सिंपल, ये और ज़्यादा क्लियर होगा ये वाला डायग्राम देखने के बाद। सेम डायग्राम है, सिंपल। अभी हम लोग देखेंगे ये वाला। ओके अभी रोटेट होना शुरू हो गया, रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। जो ए बी इस तरफ था घूम के ऐसे आ गया है, मतलब ए बी चला गया उस तरफ, सी डी चला गया इस तरफ। सिंपल। अभी जब इस पोजीशंस में रहता है, आप लोगों को बात समझ में आ गया कि जब इस पोजीशंस में रहता है तो ये जो वाला जो आर्म है और ये वाला जो आर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होता है, इसीलिए उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा और इस सिचुएशन में क्या होगा, कम्यूटेटर कैसे करंट का डायरेक्शन रिवर्स करता है, आपको समझ में आ गया। हाफ रोटेशन के बाद पहले अगर इस तरफ करंट था, ये आर्म हाफ रोटेशन के बाद इस तरफ आ जाएगा और उसका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड। जब इस तरफ था, जब ए बी इस तरफ था, उस पर करंट अपवर्ड था। हाफ रोटेशन के बाद ए बी इस तरफ आ जाएगा, उस पर करंट का डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड। तो इसलिए बोला जाता है कि आफ्टर ईच हाफ रोटेशन इट विल रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। इट विल मीन्स कौन, कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग। वो वाला बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात आ गया कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस आर्म में फोर्स अप्लाई होता है और इस आर्म में फोर्स अप्लाई होता है, एज ए रिजल्ट ये अच्छे से रोटेट हो रहा है। लेकिन वो इस पोजीशन में, लेकिन वो जो घूमते वक्त जब इस पोजीशन में आता है तब क्या होता है, अभी तो पैरेलल नहीं है, तो तब क्या होगा, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
ये लेते हैं से ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये AB है, ये CD है, ठीक है, ये AB है, ये CD है। अब ये रोटेट करेगा, AB जाएगा नीचे की तरफ, CD आएगा ऊपर की तरफ, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। जब इस पोजीशन में रहता है तब क्या मैंने क्या बोला था कि इस आर्म में फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस आर्म में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये आर्म और ये आर्म पैरेलल है तो इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो इस पोजीशंस में आएगा तब क्या होगा, ध्यान से, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे आएगा, तो अब ऐसे ऊपर में तरफ जा रहा है, फिर ऐसे इस तरफ जाएगा। जब इस तरफ जाएगा वो रोटेट हो गया ना, ऐसे जाके ऐसे ना रोटेट हो गया। तो अभी इस आर्म में किस तरफ करंट आएगा, इस तरफ आएगा, ऐसे जाके इस तरफ आ रहा था ना, तो ऐसा होने के बाद इस तरफ करंट आएगा, इस तरफ अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड। करंट किस तरफ है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था, नॉर्थ टू साउथ। फोर्स किस तरफ आ रहा है, अपवर्ड। फोर्स किस तरफ आ रहा है, अपवर्ड। सिंपल, ऐसे करंट जा रहा है तो करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, फोर्स अपवर्ड। फिर करंट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया नीचे की तरफ, इस तरफ से गया, मीन्स बोर्ड की तरफ। फिर से अप्लाई करते फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड। करंट किस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, उस तरफ। फोर्स किस तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड। फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड। इस आर्म में फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड। जब हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था फोर्स हो रहा था क्या, अपवर्ड। मतलब दो फोर्स इक्वल होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, एक होगा ऊपर की तरफ, इसका होगा नीचे की तरफ। तो एज ए रिजल्ट वो एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। मतलब अभी भी फोर्स इस आर्म में और इस आर्म में ही है। सिंपल। तो हमेशा जब इस पोजिशंस में रहेगा तो सी बी जो है और जो डी ए है ये पैरेलल होता है, तो इसलिए कुछ फोर्स होता नहीं है। जब रोटेट करके इस पोजिशंस में आता है तब भी क्या होता है, जो उसका ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट था उसमें फोर्स एक तो ऊपर की तरफ होता है और नीचे वाला नीचे की तरफ, तो एक दूसरे को लोग क्या करता है, कैंसिल करता है। मतलब अभी भी फोर्स दो ही आर्म में है, ए बी एंड सी डी। और एक बात, घूमते वक्त ये जो गैप है स्प्लिट रिंग, घूम के जब वो इस पोजिशंस में आता है, मतलब अभी तो ऐसे है या इस तरफ है आपका कार्बन ब्रश और इस तरफ भी है कार्बन ब्रश, लेकिन जब घूम के इस पोजिशंस में आएगा, वैसे कार्बन ब्रश यहीं पे है ना, तो टच नहीं हुआ है वो वाला एक ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। ये वाला एक ऐसा सिचुएशन है जो कार्बन ब्रश के साथ स्प्लिट रिंग अटैच नहीं है, टच में नहीं है, अटैच नहीं है, फिर टच में नहीं है। तो उस पोजीशन में क्या, ये जो ये आपका कॉइल है ये रुक जाएगा। ये वाला पोजीशन जब टच में नहीं है उस वक्त क्या ये जो रोटेशन हो रहा था वो रुक जाएगा? नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? जो थोड़ा सा मोमेंट के लिए जब टच में नहीं होता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल रोटेट। और ऑलरेडी रोटेशन में था ही, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए टच में नहीं भी रहेगा, इट विल रोटेट एंड इट विल की टच, फिर से टच हो जाएगा, फिर से रोटेट करना शुरू कर देगा। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए शायद वो टच में ना हो, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल कंटिन्यू। तो अगर सवाल पूछा जाए इस तरह का कुछ, तो उसका जवाब देना है कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल कंटिन्यू। सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। जो मैं बोल रहा था ये बात ये सब है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ जगह पे कॉन्सेप्चुअल है तो आप लोगों को समझ में ना आए, वीडियो पॉज करके 2 बार 3 बार रिपीट करना है। फ्लेमिंग सर्टेन रूल खुद अप्लाई करके देखना है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इन द फर्स्ट हाफ साइकिल करंट फ्लोज इन द आर्मेचर कॉइल along ABCD आर्म्स AB एंड CD एक्सपीरियंस है फोर्स। मैंने बोला था AB और CD में फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस दो में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये पता है हम लोग को।
आर्म ए बी मूव्स डाउनवर्ड, आर्म ए बी डाउनवर्ड मतलब बोर्ड की तरफ, सी डी अपवर्ड मतलब इस तरफ। द आर्मेचर कोयल रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरफ घूमेगा, इस तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। In the next half cycle, arms A, B and C, D exchange their positions and current flows in the armature coil along DCBA. मतलब करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आर्म सी डी मूव्स डाउनवर्ड एंड ए बी मूव्स अपवर्ड, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। द आर्मेचर कोयल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। सिंपल। तो बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्या क्या डिस्कस किया? इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, उसका अलग अलग पार्ट्स का क्या काम है, रोटेशन होते वक्त फोर्स कैसे चेंज होता है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देखना है, स्पेशली इलेक्ट्रिक मोटर वाला बात कि फोर्स कैसे अलग अलग आर्म्स में कैसे चेंज हो रहा है। ओके, ऐसे जो भी सब्सटेंस को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उन सारे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुआ से या पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट किसी भी सब्सटेंस पे कुछ ना कुछ तो होगा ही। मीन्स वो मैग्नेटिक सब्सटेंस हो या फिर ना हो, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होता ही है। मतलब अपने चारों ओर जो हम लोग का एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट का हम लोगों पे कुछ ना कुछ तो असर पड़ता ही है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ किसी भी तरीके का हो, कुछ ना कुछ तो असर पड़ता ही है। सेम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उसके चारों ओर जो सब्सटेंस है या फिर जो सब्सटेंस उसके कांटेक्ट में आएगा उस पर कुछ ना कुछ तो असर पड़ता ही है। अभी अगर हम लोगों ने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के आसपास जो सब्सटेंस रहेगा उन सब्सटेंस के साथ क्या होगा? वो लोग मैग्नेटाइज्ड होगा या फिर नहीं होगा। अगर हुआ तो स्ट्रांगली होगा या फिर वीकली होगा। फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड होगा और अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट उन सारे सब्सटेंस को हम लोग 3 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला है वो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आ जाएगा गोल्ड, आ जाएगा सिल्वर, एयर, वाटर, हाइड्रोजन एसेट्रा। ये सारा सब्सटेंस अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आया तो वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा एंड उसका डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट रहेगा। सेकंड है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें आ जाएगा लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑक्सीजन एसेट्रा। ये सारा सब्सटेंस अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आया तो वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा एंड इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके साथ सेम रहेगा। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें आ जाएगा आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये सारा सब्सटेंस अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आया तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा एंड इसका डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके साथ सेम रहेगा। अगर हम लोगों ने इस लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो फिर वो अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो थोड़ा खोएगा, मतलब उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिड्यूस होगा। इसके बारे में बहुत हम लोग डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ इन लोगों का नाम जानना है कि उन सारे सब्सटेंस को भी डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसे मैग्नेटाइज्ड होगा हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में। बाकी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ नाम काफ़ी है। ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनका हल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने से कुछ ऐसा ही होता है जो आप लोगों का होता है जब खाने में करेले का सब्जी दिख जाता है। क्या होता है? मुंह घूम जाता है ना, खाना उस तरफ मुंह उस तरफ।
सेम इन लोग का भी होता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का हाल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने कुछ ऐसा ही होता है जो हाल होता है डायबिटिक पेशेंट्स का मिठाई देखने से। अट्रैक्शन तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। क्यों? पता है, खाने से तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाला है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का हाल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने कुछ ऐसा ही है जो हाल है लड़कियों का पानी पूरी के साथ, मतलब फुल अट्रैक्शन, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब्सटेंस क्या होता है और उसको हम लोग क्यों 3 तरीके में डिवाइड करते हैं या फिर किस लिए करते हैं। तो रिवीजन करते रहिए, मेहनत करते रहिए,